दोस्तों, यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके कई देश बहुत सारे इंडियन स्टेट से भी छोटे हैं और इसी वजह से हर एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में यूरोप हमेशा ही बटा हुआ नजर आता है। वहाँ पर वैसे तो यूरोपियन यूनियन भी है और जो भी यहाँ का हिस्सा है उसे ऐसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे वो किसी देश में नहीं बल्कि एक राज्य में रह रहा हो। तो आखिर में सवाल तो बनता ही है कि फिर यूरोप एक देश ही क्यों नहीं बन जाता है। ये प्रपोजल कई बार यूरोप के सामने रखा जा चुका है और जर्मनी ने फिर से इस आग को हवा दी है और ये कहा जा रहा है कि जर्मनी एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप बनाने का प्लान कर रहा है। क्या है इस प्लान के चैलेंजेस और क्या यूरोप एक देश बन भी सकता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और वहाँ पर अलग अलग देश हैं लेकिन फिर भी कुछ मायनों में वो एक अलग सिंगल कंट्री की तरह ही एक्ट करते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में यूरोप के ज्यादातर देश एक मेंबर के तौर पर हैं और ईयू का एक बहुत ही सीधा सिद्धांत है और वो है सिंगल मार्केट, यानी पूरे यूरोप को एक सिंगल मार्केट की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर आप जर्मनी में कार्स बनाते हैं तो उन्हें फ्रांस भेजने पर आपको कोई अलग से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। ये वैसा ही है जैसे कलकत्ता से दिल्ली तक कोई सामान भेजने के लिए आपके ऊपर कोई इंटरनल ड्यूटीज नहीं लगाई जाती। ईयू के मेंबर नेशंस और उनके सिटीजन्स को ये भी हक है कि वो बिना वीजा के किसी भी देश में न सिर्फ घूम सकते हैं बल्कि वहाँ काम भी कर सकते हैं और रह भी सकते हैं। यानी कि अगर कोई जर्मन सिटीजन ये डिसाइड करे कि अब उसे फ्रांस में नौकरी करनी है तो डायरेक्टली वहां जा सकता है और बिना किसी रोक टोक के रह सकता है। उसे अलग से कोई वर्क वीजा नहीं चाहिए और उसे फ्रांस में रहने के लिए अपनी जर्मन सिटीजनशिप को गंवाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो इन चीजों से हमें पता चलता है कि ऑलरेडी यूरोप में जो ईयू के देश हैं वो एक सिंगल यूनिट की तरह ही कुछ कुछ अलग मामलों में काम करते हैं। ईयू के पास अपनी अलग पार्लियामेंट भी है जहां हर देश के मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं, लेकिन ईयू के साथ कुछ बेसिक समस्याएं भी हैं, जैसे कि ईयू को कभी भी छोड़ा जा सकता है। कुछ साल पहले तक यूके भी ईयू का ही हिस्सा हुआ करता था और अब वो इस सेटअप से बाहर आ गया है। ये एक अलग बहस है कि ईयू से बाहर आने के बाद यूके की इकोनॉमी सफर कर रही है, लेकिन ध्यान देने लायक बात यह है कि वो ईयू से बाहर आ पाया था। इसके अलावा ईयू की जो दूसरी सबसे बड़ी कमी है वो है ये कि उनके पास डिफेंस को लेकर कोई प्रिविलेज या अथॉरिटी नहीं है। अगर हम रूस और यूक्रेन की वॉर की ही ले लें तो टेक्निकली तो ये वॉर यूरोप में ही हो रही है, लेकिन इस पर पूरा यूरोप एक साथ नहीं दिखाई देता है। कुछ देश हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, कुछ शांत बैठे हैं और एक इटली जैसा देश भी यहाँ प्रो पुतिन वॉइसेस भी हमें सुनने को मिल जाती हैं। इसके साथ साथ सभी देशों की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, जिस वजह से सभी का रिस्पॉन्स पुतिन के खिलाफ एक जैसा भी नहीं है। ये भी एक बड़ी वजह है कि ईयू को एक ऐसे शेर की तरह माना जाता है जिसके दांत गिर चुके हैं। अब आते हैं जर्मनी पर। 24 नवंबर 2021 के दिन जर्मनी में SPD, FDP और ग्रीन्स के नाम से मशहूर 3 पार्टीज ने कंडीशन में एक सरकार बनाई और साथ ही एक 177 पेज का कोएलिशन डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया। इस डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा यूरोप और उसके फ्यूचर को लेकर विवाद करता है, जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो एक फेडरल यूरोपियन स्टेट के पक्ष में है। अब हम फेडरल स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश करते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं और एक सेंटर होता है। सेंटर के पास ज्यादातर फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस जैसे बड़े इदारे होते हैं और स्टेट के पास बाकी पावर्स होती हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अमेरिका है, जहां पर एबॉर्शन जैसे मुद्दे पर भी हर स्टेट अलग से लॉ बनाने के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी वो एक देश है और उन सभी का एक ही प्रेसिडेंट होता है। इसी को फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, जहां पर स्टेट्स अपने डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो, लेकिन वो एक यूनियन की तरह फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और मार्केट्स को ट्रीट करे। जर्मनी का भी यूरोप को लेकर यही सपना है कि वहां भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था बनाई जाए ताकि मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स में यूरोप एक साथ आ सके। इसकी दूसरी वजह चीन का राइज होना भी है। अभी तक अमेरिका ही दुनिया चला रहा था और उनके रिश्ते यूरोप के देशों से काफी अच्छे थे, इसलिए कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन जैसे जैसे चीन अब एक ग्लोबल पावर की तरह राइज कर रहा है, यूरोप को भी ये बात समझ आने लगी है कि वो सिर्फ अमेरिका की छाया में रहकर सरवाइव नहीं कर सकते। उनको अपना भी एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स पर जमाना होगा, वरना अमेरिका, चीन और रूस की लड़ाई में वो पिस जाएंगे। जर्मनी का ये प्रपोजल बहुत नया नहीं है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी पहले इस तरह की कई बार बात कर चुके हैं और वो इस प्रोजेक्ट में जर्मनी का साथ देने के लिए काफी एक्साइटेड भी नजर आते हैं। लेकिन जर्मनी और फ्रांस के आइडिया में कुछ मतभेद भी हैं, जहां एक तरफ फ्रांस चाहता है कि ईयू को ही फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करने की पावर दी जाए, लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंट नेशंस की तरह ही रहे। वहीं जर्मनी का प्लान एक सिंगल यूनिट बनाने का है और यहाँ पर दोनों का पे चढ़ा हुआ है। जर्मनी के प्रपोजल में एक यूरोपियन इलेक्टोरल लॉ, एक कॉमन फॉरेन मिनिस्टर, ईयू की पार्लियामेंट को शक्तियां देना और सबसे बड़ी चीज ईयू के अनएनिमिटी रूल को हटाने की बात। अगर आज ईयू में कोई एक बड़ा फैसला लिया जाता है तो उसमें मुमकिन हो कि किसी देश को ऐतराज हो, लेकिन वो उसे वीटो कर सकता है और वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। लेकिन जर्मनी के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए
और EU पार्लियामेंट की मेजोरिटी को यूरोप के लिए डिसीजंस लेने चाहिए। इसके पीछे एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि जिस डिसेंट्रलाइज्ड ढंग से EU काम करती है उससे उनके डिसीजन बहुत ही स्लो हो जाते हैं और तब तक दुनिया आगे बढ़ चुकी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जर्मनी ने प्रपोज कर ही दिया है तो अचानक से EU को एक सिंगल कंट्री बना दिया जाएगा, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि आखिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप का हिस्सा कौन कौन से देश होंगे। क्या यूके इसका हिस्सा होगा जो पहले ही EU को छोड़ चुका है, या फ्रांस और जर्मनी के अलावा नीदरलैंड, इटली और बाकी के देश इस प्लान को मानेंगे? इसमें कई सारे सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल नेशनलिज्म का है। इन सभी यूरोपियन कंट्रीज की आप हिस्ट्री को देखेंगे तो सभी ने दूसरे के साथ जंग की है। फ्रांस और ब्रिटेन, ब्रिटेन और जर्मनी, जर्मनी और फ्रांस, न जाने कितने वॉर्स के बाद ये सभी नेशंस अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी बनाने में सक्सेसफुल हुए हैं। अब जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप या यूरोपियन फेडरल स्टेट बनेगा तो क्या उसके सिटीजन्स इस नए यूनियन को लेकर नेशनलिस्ट हो पाएंगे या नेशनलिज्म को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा? वैसे तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट भी यूरोप ने ही इन्वेंट किया था और उसे फिर पूरी दुनिया में फैलाया था। तो उम्मीद की किरण ये भी हो सकती है कि यूरोप भी इससे एक बेहतर यूनिट भी डिजाइन कर सके। यूरोप के फेडरल स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म ना हो पाने के पीछे एक बड़ी वजह जर्मनी भी है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रूस तो नया नया यूरोप का दुश्मन बना है, लेकिन वो जर्मनी था जिसके खिलाफ दोनों विश्व युद्धों में बाकी यूरोपियन देश लड़े हैं। इस वक्त भी EU की 20% GDP के लिए अकेले जर्मनी ही रिस्पॉन्सिबल है। जर्मनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट है और यूक्रेन वॉर के बाद उन्होंने अपनी आर्मी को रिबिल्ड करना शुरू कर दिया है, वरना इससे पहले तो उन्हें इसकी परमिशन भी नहीं दी गई थी। अगर आज के समय में यूरोप यूनाइट हो जाता है तो नेचुरली उसके पावर सेंटर में जर्मनी होगा। और अभी यूरोप में इतना मिसट्रस्ट है कि ईस्टर्न यूरोप के कई देश जर्मनी से ज्यादा मीलों दूर बसे अमेरिका पर ज्यादा भरोसा करते हैं। जर्मनी से हमें दूसरा लेसन ये भी मिलता है कि सेंटर से चलने वाले सिस्टम के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई ऐसी आइडियोलॉजी वाला इंसान भी पावर हथिया सकता है जो शायद वो डिजर्व ना करता हो। हिटलर या फिर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इसके दो बड़े उदाहरण हैं और इस तरह की टेंडेंसी से बचने के लिए भी उनके पास एक बैकअप प्लान होना जरूरी है और उन्हें इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जो कि रोबस्ट हो और किसी के हाथ में भी कभी अनलिमिटेड पावर्स न दे दे। एक चीज ये भी है कि यूनाइटेड यूरोप का आइडिया हमेशा किसी क्राइसिस के बाद ही दोहराया जाता है, चाहे वो दूसरा विश्व युद्ध हो या यूक्रेन वॉर, और बाकी समय पर इसको लेकर मेंबर्स के बीच में सहमति नहीं बन पाती। अगर जर्मनी को अपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप के सपने को साकार करना है तो उसके लिए उसे बाकी सभी यूरोपियन नेशंस को राजी करना होगा और पीस टाइम में शायद ये पॉसिबल ना हो सके। आपको क्या लगता है, क्या यूरोप को इसी तरह रहना चाहिए या एक सिंगल फेडरल यूनिट बन जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें